वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है प्रोटीन। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी ज़्यादा मात्रा में जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए ये उस कैटेगरी में आता है। और इस कैटेगरी के अंदर 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सो प्रोटीन क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन्स अगर स्ट्रक्चरली देखें हम तो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अहम रोल निभाते हैं। प्रोटीन एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को खासकर किस लिए चाहिए होता है? मसल्स को बनाने में। इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यूज अलॉन्ग विद मेनी अदर फंक्शंस इंक्लूडिंग फॉर्मिंग हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। यानी हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनकी ग्रोथ हो, उनकी मेंटेनेंस अच्छे से हो और साथ ही साथ हार्मोन्स बनाने में और एंजाइम्स बनाने में प्रोटीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी जो मूलाधार इकाइयाँ हैं मानव शरीर की, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो प्रोटीन है। मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यानी हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर के लिए, उनके फंक्शनिंग के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए, इन तीनों कामों के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। अ डेफिशिएंसी इन प्रोटीन लीड्स टू मसल एट्रोफी एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन जनरल। यानी अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो मसल एट्रोफी यानी मसल्स का कम हो जाना और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग यानी हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो एक सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं कर पाते हैं। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन्स लंबी चेन्स होते हैं अमीनो एसिड्स की, यानी कि ये छोटी छोटी अमीनो एसिड्स की इकाइयों से यानी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। नेचर में 20 तरह के डिफरेंट अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। सीक्वेंस जो होता है अमीनो एसिड्स का चेन बनाते समय, उसी की वजह से हर प्रोटीन का एक डिफरेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि डिटरमाइंड किए जाते हैं बाय सीक्वेंस ऑफ द जीन्स। यानी जिस सीक्वेंस में जीन होंगे उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स चेन में अरेंज होंगे और उसी सीक्वेंस में प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन इज इन एवरी सेल इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की हर कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है। आवर बॉडीज नीड प्रोटीन फ्रॉम द फूड्स वी ईट टू बिल्ड एंड मेंटेन्स। हमारे शरीर को प्रोटीन इसलिए चाहिए ताकि वो बिल्ड कर सके, बना सके और मेंटेन कर सके बोन्स को, मसल्स को एंड स्किन को। प्रोटीन्स फ्रॉम मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स आर कंप्लीट प्रोटीन्स, मीन्स दे सप्लाई ऑल द एमिनो एसिड्स द बॉडी कांट मेक ऑन इट्स ओन। यानी हम जो जानवरों के स्रोत से खाना लेते हैं, चाहे वो जानवरों को खाएं या उनसे मिले अदर प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, उनसे जो प्रोटीन मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। यानी जो प्रोटीन हमारा शरीर बना नहीं पाता अपने आप, वो प्रोटीन भी हमें ऐसे स्रोतों से मिल जाता है और हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम करके यूटिलाइज कर लेते हैं बॉडी में। वहीं दूसरे तरफ जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं जो हमें वनस्पति स्रोतों से मिलते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। यानी हमारे शरीर को जितने डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते वनस्पति स्रोतों से। इसलिए अगर आप वनस्पति खुराक लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप डिफरेंट टाइप के वनस्पति स्रोतों का सेवन करें ताकि आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स मिलें और वो प्रॉपर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड जो प्रोटीन्स हैं वो बना सके। प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी में? सबसे पहले ये एंटीबॉडी की तरह काम करता है और एंटीबॉडी हमें पता है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में अहम रोल निभाता है। हमारे शरीर को बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। इसके एग्जांपल के तौर पे आईजीजी जो कि एक एंटीबॉडी सेल्स है। इसके बाद एंजाइम की तरह भी काम करता है प्रोटीन। एंजाइम्स वो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में मौजूद बायोलॉजिकल रिएक्शंस में स्पीड बढ़ाने का या घटाने का काम करते हैं और हमारी बॉडी को असिस्ट करते हैं कि वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करे, जैसे कि फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। इसके बाद है मैसेंजर की तरह काम करते हैं प्रोटीन। मैसेंजर प्रोटीन्स सच एज सम टाइप्स ऑफ हार्मोन्स ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स टू कोऑर्डिनेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में सही तरीके से सिंक्रोनाइजेशन हो, एक लेयर में काम करें, वो ये काम करता है मैसेंजर प्रोटीन्स, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद प्रोटीन काम करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। हमारी बॉडी जैसे जैसे बढ़ती है उसका साइज, शेप, वॉल्यूम चेंज होता है तो उसे एक मजबूती चाहिए, एक आधार चाहिए और वो आधार देता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जैसे कि एक्टिन। इसके बाद प्रोटीन काम करता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज मीडियम। दीज प्रोटीन्स बाइंड एंड कैरी एटम्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद इन सेल्स एंड थ्रू आउट द बॉडी, जैसे कि फेरेटिन। इसके बाद हमारी बॉडी में भी तो बनते हैं प्रोटीन, तो वो कैसे बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। जीन्स जो होते हैं हमारे शरीर में वो डायरेक्ट करते हैं प्रोटीन बनने की प्रोसेस। मोस्ट जीन्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक फंक्शनल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। यानी जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है कि उनको किस तरह के प्रोटीन चाहिए और बनवाने हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनवाते हैं। ये जो जर्नी होती है जीन से प्रोटीन बनने की, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइटली कंट्रोल्ड होती है और इसमें 2 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन
और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। और इन दोनों स्टेप्स को मिलाकर हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और उस एक्सप्रेशन से प्रोटीन्स बने, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसके बारे में जानते हैं, जो कि पहली स्टेज है प्रोटीन बनने की। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन जीन्स डीएनए इज पास्ड टू अ सिमिलर मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन द सेल न्यूक्लियस। यानी कि जीन के अंदर, जीन के डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो पास करी जाती है, दी जाती है आरएनए को, जो कि सेल के न्यूक्लियस में होता है। बोथ आरएनए एंड डीएनए आर मेड अप ऑफ अ चेन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए और डीएनए दोनों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, बट दे हैव स्लाइटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में प्रॉपर्टीज में अंतर होता है। द टाइप ऑफ आरएनए दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ प्रोटीन इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, यानी ऐसा आरएनए जिसमें प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है, उसे कहते हैं हम एमआरएनए, बिकॉज इट कैरीज द इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम द डीएनए आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जीन है, जीन में डीएनए है, उस डीएनए में इंफॉर्मेशन है कि कैसा प्रोटीन बनवाना है, वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए ले लेता है जीन से और फिर न्यूक्लियस से बाहर निकल कर जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर इसके बाद प्रोसेस शुरू होती है दूसरी, जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सेकंड स्टेप इन गेटिंग फ्रॉम अ जीन टू अ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। द एमआरएनए इंटरेक्ट्स विद अ स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड अ राइबोसोम। एमआरएनए आकर इंटरेक्ट करता है किसके साथ? राइबोसोम के साथ, विच रीड्स द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। राइबोसोम आकर एमआरएनए के अंदर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का उसे रीड करता है। ईच सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड अ कोडोन। हर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं कोडोन। यूजुअली कोड्स फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स। हर एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होता है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी वो छोटी छोटी इकाइयां जिनसे मिलकर बड़े स्तर पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? छोटी छोटी इकाइयां किसकी? अमीनो एसिड्स की। अ टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए, यानी कि टीआरएनए, असेंबल्स द प्रोटीन वन अमीनो एसिड एट अ टाइम। एमआरएनए जानकारी लेकर आता है कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम एमआरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसे पढ़ता है, कोडोन्स को पढ़ता है। जिस सीक्वेंस में कोडोन होते हैं उसी सीक्वेंस में फिर टीआरएनए क्या करता है, हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं उनको एक एक करके लाकर पिरोता जाता है चेन में, और इस तरह से प्रोटीन्स की जो चेन है उसका निर्माण होता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ये जो इंफॉर्मेशन जाने की प्रक्रिया है डीएनए से आरएनए में और फिर प्रोटीन्स बनने में, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसलिए इसको कभी कभार हम कह देते हैं सेंट्रल डॉगमा, यानी मूल आधार जो है वो। इसके बाद ये डायग्राम है। सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए से इंफॉर्मेशन गई आरएनए में, आरएनए से मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, फिर वो राइबोसोम से इंटरेक्ट करता है। राइबोसोम के पास फिर टीआरएनए आता है। राइबोसोम कोडोन को पढ़ता है, सीक्वेंस पता लगाता है। टीआरएनए उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक एक करके अमीनो एसिड्स को ला लाकर चेन में पिरोता जाता है, और इस तरह प्रोटीन का निर्माण हो जाता है हमारे शरीर में। इस प्रक्रिया को हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो ये था प्रोटीन बनने की प्रक्रिया। अब हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है कि हम खाने के माध्यम से प्रोटीन लें। एंड यू नीड टू ईट प्रोटीन एवरी डे, हमें रोज खाना चाहिए। बिकॉज हमारी बॉडी जिस तरह से फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर करके रख पाती है, उस तरह हमारी बॉडी प्रोटीन को अपने अंदर बचाकर नहीं रख पाती। द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन इज बिटवीन 46 to 63 ग्राम्स पर डे फॉर अडल्ट्स, यानी वयस्क लोगों के लिए एक दिन में 46 से 63 ग्राम डेली रिक्वायर्ड होता है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या स्तनपान कराने की स्टेज में हैं, ऐसी महिलाओं में 65 ग्राम पर डे की जो डोज है वो लेनी चाहिए। द डेली वैल्यू फॉर प्रोटीन इज सेट एट 50 ग्राम्स पर डे, जो कि एक एवरेज वैल्यू है जो ज्यादातर लोगों के लिए काम करेगी। तो अगर आप एवरेज वैल्यू देखें तो 50 ग्राम पर डे हमें प्रोटीन लेना चाहिए। एथलीट्स और अदर पीपल लुकिंग टू बिल्ड मसल्स मे वांट टू कंज्यूम मोर प्रोटीन, ऐसे लोग जो अपने शरीर में मसल्स को ज्यादा बनाना चाहते हैं, जैसे कि एथलीट्स हो गए या वेट लिफ्टर्स हो गए, वो लोग ज्यादा प्रोटीन अपने शरीर में लेते हैं। ज्यादा प्रोटीन शरीर में लेते तो हैं, पर क्या ये सेफ है? और साथ ही साथ कुछ लोग वेट घटाने के लिए भी हाई प्रोटीन डाइट्स लेते हैं, क्या ये सही है? इसे जानते हैं। अ हाई प्रोटीन डाइट जनरली इजंट हार्मफुल फॉर अ हेल्थी पर्सन, पर्टिकुलरली व्हेन फॉलोड फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी अगर एक छोटी अवधि के लिए, छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम हाई प्रोटीन डाइट लें ताकि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा कम हो और हमारा वेट लॉस हो जाए, हम फिट हो जाएं, तो एक हेल्थी पर्सन को ज्यादा समस्या नहीं आती है। सच डाइट्स में हेल्प विद वेट लॉस बाय मेकिंग यू फील फुलर, यानी जब हम प्रोटीन खाते हैं अच्छी मात्रा में, हाई इंटेक करते हैं, तो हमारे शरीर में भरा भरा लगता है, हमें भूख ज्यादा नहीं लगती है, और इस वजह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो कम हो जाता है, फैट्स का इंटेक कम हो जाता है, और हमारा वेट लॉस होने लगता है धीरे धीरे। तो अगर
कम टाइम इंटरवल के लिए लिया जाए तो हेल्थी पर्सन को कोई समस्या नहीं होती। रिस्क तब होता है जब हाई प्रोटीन डाइट ली जाए विद कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन फॉर लॉन्ग टर्म, यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में जाना कम कर दें और सिर्फ हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन लेते रहें एक लंबे समय तक, तब इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स may result if a high protein diet is followed for an extended time, यानी एक बहुत लंबी अवधि के लिए अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते जाएं तब हमें सीरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। सम हाई प्रोटीन डाइट्स रेस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इनटेक सो मच दैट दे रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और इनसफिशिएंट फाइबर, यानी कि कई बार हाई प्रोटीन इनटेक अगर किया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो सकती हैं और फाइबर की कमी हो सकती है, विच कैन कॉज प्रॉब्लम सच एज बैड ब्रीथ, यानी कि सांसों से दुर्गंध आना, हेडेक, सर दर्द होना और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं इससे हो सकती हैं। सम हाई प्रोटीन डाइट्स इंक्लूड फूड्स सच एज रेड मीट एंड फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स विच में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। कुछ ऐसे खाने हैं जो कि प्रोटीन में हाई हैं, पर अगर उनको लंबी अवधि तक लिया जाए तो वो हमारे शरीर में हार्ट रिलेटेड डिसीजेस कर सकते हैं। A high protein diet may worsen kidney function in people with kidney disease because your body may have trouble eliminating all the waste products of protein metabolism. बॉडी को प्रोटीन मेटाबोलाइज करने में बहुत मेहनत लगती है और इससे कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो अगर जिन लोगों में किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनकी किडनी प्रॉपर्ली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको पूरी तरीके से निकाल नहीं पाती और इस वजह से ऐसे लोगों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। इफ़ यू वांट टू फॉलो अ हाई प्रोटीन डाइट, चूज योर प्रोटीन वाइजली। अगर आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी ही है तो किसी समझदार व्यक्ति से, डॉक्टर से सलाह लेकर लें। अवॉइड प्रोसेस्ड मीट्स, ऐसे मीट प्रोडक्ट्स जो कि प्रोसेसिंग से बनते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें हाई प्रोटीन के चक्कर में। द क्वालिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स यू ईट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो किस क्वालिटी का है वो भी मैटर करता है। कट प्रोसेस्ड कार्ब्स फ्रॉम योर डाइट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो कि प्रोसेसिंग से बनते हैं, फैक्ट्री खाने के आइटम हैं, जो फैक्ट्री फूड आइटम्स जो कि बहुत प्रोसेसिंग से बनते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हमें नहीं खाने हैं। चूज कार्ब्स दैट आर हाई इन फाइबर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत खाइए जिनमें फाइबर भी हाई मात्रा में हो। एंड न्यूट्रिएंट डेंस, यानी जिनमें न्यूट्रिएंट कूट कूट के भरा हो और फाइबर भी अधिक मात्रा में हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हमें खाने चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स हुए, वेजिटेबल्स हुई, फ्रूट्स हुए। कीप इन माइंड दैट वेट लॉस मे बी टेम्पररी स्पेशली इफ यू रिटर्न टू योर प्रीवियस वे ऑफ ईटिंग, यानी कि अगर आपने वजन घटाने के लिए हाई प्रोटीन इंटेक करना शुरू किया था तो जैसे ही आप ये हाई प्रोटीन इंटेक कम करेंगे आपकी बॉडी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वेट लॉस टेम्पररी होता है हाई प्रोटीन इंटेक करने से। अगर आप चाहते हैं कि वेट लॉस हमेशा के लिए रहे तो आपको ऐसे हाई प्रोटीन इंटेक सोर्सेज लेने चाहिए जो आप हेल्थी वे में लंबे समय तक खाते रह सकें, और ऐसा आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी। एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, यानी पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब लोग प्रोटीन की कमी से जूझते हैं। टू लिटिल प्रोटीन मे कॉज चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन दैट डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज मसल वेस्टिंग, यानी अगर हम एक लंबी अवधि तक प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जूझें, हमारे शरीर में कमी हो प्रोटीन की, तो हमारे शरीर में धीरे धीरे मसल्स कम होने लगती हैं, उनका डिजनरेशन होने लगता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, एकदम हड्डी जैसे, उनके शरीर में मसल्स नहीं होती हैं। तो ऐसे लोगों में प्रोटीन की कमी होती है बहुत लंबे समय से। द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी इज नोन एज क्वाशियोरकोर, ये जो बीमारी होती है ये हो जाती है जब लंबे समय तक प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। की सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकोर आर एडेमा एंड अ स्वॉलोन एब्डोमेन, इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है एडेमा, यानी हाथ पाँव में सूजन रहना और सूजा हुआ पेट, ये सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी अगर प्रोटीन की कमी हुई तो हमारे शरीर में हर फंक्शन पर अफेक्ट होगा। अब आइए इसकी डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहला है एडेमा, लो अमाउंट्स ऑफ ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी ब्लड में होता है और ये काम करता है कि हमारी सेल्स में ज़रूरत से ज़्यादा वाटर ना जाए, रिटेन ना हो। पर जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी सेल्स में ज़रूरत से ज़्यादा वाटर जाता है और सूजन रहती है, इस तरह की सूजन कि अगर आप उंगली से इंप्रेशन बनाएं तो वो कुछ देर तक रहता है, बहुत ज़्यादा सूजन रहती है हाथ पैरों में। इसके बाद है फैटी लिवर, फैट एक्यूमुलेशन इन लिवर सेल्स कॉजिंग इन्फ्लामेशन, लिवर स्कारिंग एंड पोटेंशियली लिवर फेलियर। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है बहुत लंबे समय तक तो आपका लिवर हेल्थी नहीं रहेगा, उसमें जो फैट्स हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे और लंबी अवधि तक अगर ऐसा ही रहा तो आपके लिवर में सूजन हो सकती है, उसका डिजेनरेशन हो सकता है और लिवर का फेलियर हो सकता है सबसे फैटल केस में। जो और सिम्टम्स हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी के वो है फूड क्रेविंग्स, यानी लगातार खाते रहने की इच्छा होना। बिकॉज ऑफ अ लो प्रोटीन हाई कार्ब एंड शुगर डाइट, ऐसे खाने के स्रोत अगर आप लेते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और शुगर ज़्यादा है, तो ऐसे में हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन जो आप खाना खा रहे हो उसमें प्रोटीन कम है
पर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है। तो जब आप वो खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी को प्रोटीन तो मिला नहीं, तो आपकी बॉडी फिर आपसे कहेगी कि और खाओ, क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए। आप और खाओगे, आपको प्रोटीन फिर से कम मिलेगा, पर कार्बोहाइड्रेट शुगर ज़्यादा मिल गई, फिर आपकी बॉडी कहेगी और खाओ। तो ऐसे ही और खाओ की ये जो प्रवृत्ति है ये आ जाती है प्रोटीन की डिफिशियंसी से, जिसकी वजह से प्रोटीन तो कम कम मिलता है पर कार्बोहाइड्रेट और शुगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिससे अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके बाद है लॉस ऑफ मसल मास एंड जॉइंट पेन, यानी हमारे शरीर में जो मसल्स हैं, जो बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, ये जो मसल्स होती हैं हमारे शरीर में, ये सब कम होने लगती हैं धीरे धीरे, और जॉइंट्स में हमारे दर्द रहने लगता है। मसल्स आर द बॉडीज लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ प्रोटीन, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन कहीं स्टोर होता है तो वो होती है मसल्स, और अगर मसल्स ही हमारे शरीर में कम होने लगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना लाजमी है। इसके बाद है नेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी नाखूनों से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं आपको। योर नेल्स वीक, ब्रिटल एंड इन फ्यू केसेस यू विल ऑब्जर्व व्हाइट बैंड्स और ब्राउनिश स्पॉट्स ऑन द नेल्स। हमारे नाखूनों में अगर प्रोटीन कमी है तो सफेद सफेद लाइनें दिखेंगी आपको, ब्राउनिश स्पॉट्स दिखेंगे, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी को दिखाता है। आपके नाखून कमजोर हो जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। इसके बाद है हेयर लॉस। आर हेयर इज मेड अप ऑफ 90% ऑफ प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं केराटिन। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो बालों का झड़ना भी सामने आ सकता है। इसके बाद है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। प्रोटीन इज नीडेड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड हेल्पिंग विद बोन मेटाबॉलिज्म, यानी हड्डी बनने की जो प्रोसेस है, हड्डी के मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस है, उस पर जो लेयर चढ़ती है कैल्शियम की, जिसकी वजह से उसमें मजबूती आती है, वो कम हो जाएगी अगर प्रोटीन की कमी है। उस वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बोन का जो मेटाबॉलिज्म है वो कमजोर हो जाएगा और हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्लीप डेप्रीवेशन। प्रोटीन्स फ्रॉम द फूड वी ईट एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ट्रिप्टोफैन एन अमीनो एसिड दैट कॉजेज ड्राउजीनेस। हमारे शरीर में जो अलसाए हुए की जो प्रवृत्ति जो प्रोटीन लाता है वो होता है ट्रिप्टोफैन, जिससे हमें आलस आता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की ही कमी है तो ये ट्रिप्टोफैन कम बनेगा और इसलिए हमें आलस कम आएगा, जिसकी वजह से हमें जो नींद ना आने की समस्या है वो हो सकती है। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ हो सकता है अगर प्रोटीन सही मात्रा में ना हो हमारी बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस। अब आइए कुछ फूड सोर्सेज देखते हैं हम प्रोटीन के। नॉन वेज सोर्सेज में अगर हम देखें तो होल चिकन लेग अगर खाएंगे हम तो 124% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 1 कप लाइट चिकन मीट खाएंगे तो आपको 76% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप चिकन थाई खाएंगे एक तो आपको 64% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप ग्राउंड पोर्क खाएंगे 6 ओज तो आपको 87% ऑफ डेली नीड मिलेगा। अगर आप 3 ओज कुक्ड श्रिम्प खाएंगे झींगा तो आपको 39% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। और अगर आप 6 ओज लैम्ब रोस्ट करके खाएंगे तो आपको 121% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। इसके बाद सोयाबीन प्रोडक्ट्स। 1 कप टेम्पे यानी फर्मेंटेड टोफू अगर आप लेंगे तो 67% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 1 कप कुक्ड सोयाबीन्स लेंगे तो आपको 63% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप सोयाबीन का मिल्क 16 ओज लेंगे तो आपको 28% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 1 कप सोयाबीन का योगर्ट लेंगे तो आपको 18% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। लेंटिल्स यानी दालें, अगर आप पर कप ऑफ स्प्लिट पीस लेते हैं यानी मटर की दाल तो आपको 33% मिलेगा डेली रिक्वायरमेंट का। अगर आप 1 कप किडनी बीन्स राजमा लेते हैं तो आपको 31% मिलेगा डेली रिक्वायरमेंट का। अगर आप ब्लैक बीन्स लेते हैं यानी काली बीज वाली जो सैम होती है वो, तो आपको 30% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। इसके बाद मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। अगर आप 16 ओज ग्लास ऑफ होल मिल्क लेते हैं तो आपको 31% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 1 कप होल प्लेन योगर्ट लेते हैं फुल फैट के साथ तो आपको 17% ऑफ प्रोटीन मिलेगा डेली रिक्वायरमेंट का। और अगर आप 8 ओज कप ऑफ बटर मिल्क लेते हैं तो आपको 16% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। इसके बाद नट्स एंड सीड्स में अगर हम देखें तो 1 ओज हैंडफुल पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज सुखाकर अगर आप खाते हैं तो आपको 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 1 ओज पीनट्स मूंगफली लेते हैं तो आपको 14% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप पिस्ता जो है वो लेते हैं 1 ओज तो आपको 12% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप सनफ्लावर सीड्स लेते हैं 1 ओज तो आपको 12% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप अलसी के बीज लेते हैं 1 ओज तो आपको 10% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप तिल खाते हैं 1 ओज तो आपको 10% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप ड्राइड कोकोनट सूखा हुआ नारियल जैसे गरी बोलते हैं वो खाएंगे 1 ओज तो आपको 4% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। एग्स, अगर आप 1 कप स्क्रैम्बल्ड एग खाएंगे तो आपको 44% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप 1 कप ऑफ चॉप्ड हार्ड बॉइल्ड एग खाएंगे तो आपको 34% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप 1 एग व्हाइट चिकन खाएंगे तो आपको 77% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। फ्रूट्स में अगर देखें तो 1 कप गुआवा लेने पर आपको 8% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है फ्रॉम फ्रूट्स। इसके बाद अगर आप इमली का पल्प लेंगे 1 कप तो आपको 7% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 1 कप अनार लेंगे तो आपको 6% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 1 कप कटहल स्लाइस करके लेंगे तो आपको 6% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। सो यहाँ हमने प्रोटीन के बारे में सब कुछ डिस्कस किया, उसके बारे में जाना, एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन प्रोटीन।
आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।